हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के लेक्चर में अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली हमारे वो लास्ट 2 लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स लिखने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई एट लीस्ट 1 of 2, 3 and 5। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 and 5। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखेंगे यहाँ पे और इसका अपन सॉल्यूशन बनाते हैं अब। ठीक है, अब देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वी नो दैट नंबर ऑफ इंटीजर्स from 1 to n consecutively including 1 and n। ठीक है, which are divisible by k equals to what, box of n by k। क्लियर, तो चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं अब। तो देखिए एन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे बेसिकली अपन सेट थ्योरी की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, सेट थ्योरी की। ठीक है ना, तो देखिए एन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by 2। so this equals to what, 1000 upon 2। क्लियर, जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अंदर कितना मिलेगा अपने को, 500, जो कि अपने आप में एक इंटीजर है, तो वो बॉक्स से एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 500। क्लियर, उसके बाद एन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम दिस टू दिस विच आर डिविजिबल बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 3। तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा 333 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो बॉक्स क्या बना देगा उसको, 333। तो 1 से लेके 1000 तक ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 333। ओके, 333। ओके, फिर उसके बाद में एन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 5। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर 200 आएगा जो कि अपने आप में इंटीजर है, तो ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो दिस इक्वल्स टू 200। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम दिस टू दिस विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3। ठीक है ना, अब हमें 1 से लेके 1000 तक वो नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हैं, मतलब वो किसके मल्टीपल होंगे, 6 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 6 इक्वल्स टू 166। क्यों, क्योंकि ये 166 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बॉक्स क्या बना देगा उसको, 166। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 1000 तक ऐसे टोटल कितने इंटीजर्स निकल के आए हैं जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हैं, 166। ओके, नाउ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू दिस विच आर डिविजिबल बाई 3 and 5 इक्वल्स टू, अब हमें वो इंटीजर चाहिए 1 से लेके 1000 तक जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल हैं। इसका मतलब वो 15 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 15 इक्वल्स टू 66। क्योंकि ये 66 पॉइंट समथिंग आएगा तो बॉक्स क्या बना देगा उसको, 66। ओके, नेक्स्ट एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5। ठीक है,
अब हमें वो इंटीजर चाहिए 1 से लेके 1000 तक जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हों। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हमारे 10 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन 10 इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये यहाँ पे बॉक्स के अंदर 100 मिलेगा जो कि अपने आप में इंटीजर है, तो वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by 2, 3 and 5। अब 1 से लेके 1000 तक अपने को वो इंटीजर्स चाहिए जो 2, 3 एंड 5 तीनों से डिविजिबल हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 30, तो वो इंटीजर चाहिए अपने को जो 30 के मल्टीपल्स हों। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, बॉक्स ऑफ 1000 अपॉन 30, तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स क्या बना देगा उसको 33, ठीक है। चलिए अब हम वो इंटीजर्स फाइंड करते हैं जो अपने को बोला गया है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by at least one of 2, 3 and 5। क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका NA प्लस NB प्लस NC माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, सेट थ्योरी की। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो जब मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो चैप्टर है सेट थ्योरी वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो वही सब हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 500 प्लस 333 प्लस 200, ओके, माइनस 166 प्लस 66 प्लस 100 प्लस, और ये कितना है आपका 33, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो 1 से लेके 1000 तक अपने को वो नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए जो कि ना तो 2 से डिविजिबल हो, ना ही 3 से और ना ही 5 से। ओके, तो देखिए तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are not divisible by 2, 3 and 5। क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू n ऑफ U माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ये सेट थ्योरी का पार्ट है अपना, ठीक है। n ऑफ U का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। कितने इंटीजर्स होंगे टोटल 1000, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 1000 माइनस ये कितने निकल के आए थे अपने 734। क्लियर। तो फाइनली कितने बचेंगे यहाँ पे 266। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप जो सेट थ्योरी चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीएनसी में तो उसका यूज़ है ही, ठीक है। साथ ही साथ जो है प्रोबेबिलिटी में भी उसका काफ़ी अच्छा यूज़ है, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ एन इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 टू एन, और यहाँ पे समेशन फ्रॉम आर टू एन, ठीक है, के कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आर से लेके एन तक, ठीक है ना, और ये के आर वेयर दिस इक्वल्स टू व्हाट, के सी आर, ये हम बायनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इस तरह के सिंबल का मतलब क्या होता है, के सी आर, क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एफ ऑफ 9, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 9 के टोटल कितने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इस वाले समेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, समेशन फ्रॉम आर टू एन के आर, इसका मतलब होगा समेशन फ्रॉम आर टू एन के सी आर, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू आर से लेके एन तक पुट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, आर सी आर प्लस आर प्लस 1 सी आर प्लस आर प्लस 2 सी आर अप टू एन माइनस 1 सी आर प्लस एन सी आर, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू आर से लेके एन तक वेरी कर रही है, मतलब के की वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे, आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, एन माइनस 1 अप टू एन, ओके। अब देखिए यहाँ पे आर सी आर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे देखो अपन एक काम करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं आर प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि आर प्लस 1 सी आर प्लस 1 में किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना, एन सी एन इक्वल्स टू 1, ओके, प्लस। अब यहाँ पे देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, क्या रीजन है इसका, जरा देखते हैं, एन माइनस 1 सी आर प्लस ऑफ एन सी आर, ठीक है। अब आपको पता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि हम बायनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आर सी आर को मैंने आर प्लस 1 सी आर प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, टू टर्म्स में जो है पास्कल आइडेंटिटी यूज़ कर लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए दिस इक्वल्स टू, तो दिस प्लस दिस, यहाँ पर जैसे ये देखिएगा एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर किसके इक्वल है, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 के, ठीक है ना। तो इन फर्स्ट टू टर्म्स को मिला के क्या बन जाएगा आपका, आर प्लस 2 सी आर प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, आर प्लस 2 सी आर प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इसमें और इसमें पास्कल आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा अपना आर प्लस 3 सी आर प्लस 1, ऐसे ही आइडेंटिटी यूज करते जाएंगे। तो लास्ट में देखिए क्या हो जाएगा, एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर, ये टर्म्स आ जाएंगे। अब इसमें फर्दर पास्कल आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समेशन फ्रॉम आर टू एन के सी आर, ये किसके इक्वल आ गया, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 के, ओके। देखिए अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी फर्दर हमारे पास एक और समेशन है, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एन इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 टू एन, और ये हो जाएगा आपका एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक पुट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी 1 प्लस एन प्लस 1 सी 2 प्लस एन प्लस 1 सी 3 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 तक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एन प्लस 1 सी 0 अपनी तरफ से ऐड करेंगे इसमें, एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 सी 0
सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा 2n+1 सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n+1, ठीक है ना। तो उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2n+1 के इक्वल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ n इक्वल्स टू 2n+1 -1, ये हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड f ऑफ 9 इक्वल्स टू 2n -1, 2n होता है 1024 एंड दिस इक्वल्स टू 1023, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ 9 किसके इक्वल आ गया 1023 के, एंड दिस इक्वल्स टू 3 × 11 × 13, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1023 के, ओके। और दूसरी बात ये है कि ये क्या हो गया f ऑफ 9 का कैनोनिकल फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, क्लियर, ठीक है। इन सब की पावर 1 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ f ऑफ 9, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ f ऑफ 9 इक्वल्स टू 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये α1 हो गया, ये α2, α3, तो α1 + 1, α2 + 1, α3 + 1, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 8, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो f ऑफ 9 के टोटल कितने डिवाइजर्स आ रहे हैं यहाँ पे 8, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स n सच दैट n < 2000 > 2, ठीक है ना, एंड SCF ऑफ n and 36 इज 1। कहने का मतलब ये है कि n and 36 क्या है यहाँ पे को प्राइम, ठीक है। तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे इस रेंज में जो 36 के साथ को प्राइम होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। देखिए 36 को लिखेंगे अपन 2² × 3², ठीक है। अब यहाँ पे 36 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 3 से भी डिविजिबल होगा, ओके। अब उस रेंज में अपने को वो इंटीजर्स चाहिए जो 36 के साथ क्या हो को प्राइम हो, मतलब तो वो इंटीजर्स ना तो 2 से डिविजिबल होने चाहिए ना ही 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इस रेंज में 2 से लेके 2000 तक टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस रेंज इक्वल्स टू व्हाट 2000 - 2 + 1 इक्वल्स टू 1999, क्लियर। तो यहाँ पे इस रेंज में टोटल कितने इंटीजर्स निकल के आ रहे हैं 1999, ठीक है ना। तो चलिए अब हमें इस रेंज में वो नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो 36 के साथ को प्राइम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली अपन सेट थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं, Na इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स n बिलोंग्स टू 2 to 2000 which are divisible by 2 equals to 2000/2 equals to 1000, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली हमने ये कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n कंजिक्यूटिवली इंक्लूडिंग 1 and n विच आर डिविजिबल बाई k n/k। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2 से लेके 2000 तक, ठीक है, कंजिक्यूटिवली, ओके। तो यहाँ पे ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे इस रेंज में जो 2 से डिविजिबल होंगे 1000 इंटीजर्स होंगे आपके, ओके। एन बी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस विच आर डिविजिबल बाई 3 इक्वल्स टू 2000 / 3 इक्वल्स टू 666। तो ये 666 पॉइंट समथिंग आएगा,
तो बॉक्स क्या बना देगा उसको 666, इंटीरियर बना के बाहर निकालेगा ना उसको, ठीक है। उसके बाद n ऑफ a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस रेंज, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 2000 डिवाइड बाई 6, तो ये 333 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बॉक्स क्या बना देगा उसको 333, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इस रेंज में जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हैं, तो मतलब 6 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ऐसे टोटल कितने इंटीजर्स हैं 333, ओके। अब हमें इस रेंज में वो इंटीजर चाहिए जो ना तो 2 से डिविजिबल हो ना ही 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए a इंटरसेक्शन b बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स इन n belongs to 2 to 2000 which are neither divisible by 2 nor by 3, ठीक है। तो इस रेंज में अपने को वो नंबर ऑफ इंटीजर चाहिए जो ना तो 2 से डिविजिबल हो ना ही 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा n ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ u का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस रेंज, कितने इंटीजर्स हैं टोटल इस रेंज में 1999, ठीक है 1999 माइनस इसका फॉर्मूला लिखेंगे na प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू 1999 माइनस एन ए मतलब 1000 प्लस 666 माइनस 333, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू 1999 माइनस, तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर बनेगा 1333, क्लियर। तो ये क्या बचेगा अपने पास 666, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस रेंज में टोटल 666 इंटीजर्स होंगे जो कि 36 के साथ क्या होंगे कोप्राइम होंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, if R S T are different prime numbers and ABC are positive integers such that LCM of AB and C is R square S की पावर 4 into T square, okay, and SCF of AB and C is R into S square into T, then find the number of ordered triplets ABC, okay। तो चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को अपन। अब देखिए अपने को क्या गिवन है, LCM ऑफ ABC इक्वल्स टू R स्क्वायर S की पावर 4 T स्क्वायर, ठीक है, ओके। SCF ऑफ ABC इक्वल्स टू R इंटू S स्क्वायर इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे जो ABC होंगे वो कुछ इस फॉर्म के होंगे, R की पावर x1 S की पावर y1 T की पावर z1, B इक्वल्स टू R की पावर x2 S की पावर y2 T की पावर z2, C इक्वल्स टू R की पावर x3 S की पावर y3 T की पावर z3, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 इन सब के लिए वैल्यूज असाइन करेंगे अपन, ठीक है, कि इनकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे, ओके। अब देखो ABC का एलसीएम क्या है R स्क्वायर S की पावर 4 T स्क्वायर, ओके, और SCF क्या है दिस। तो एलसीएम में R की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 x3 इन तीनों में से एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इन तीनों की वैल्यू 2 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ओके। यहाँ पे SCF में R की पावर कितनी है 1, इसका मतलब क्या हुआ
कि इन तीनों में से एटलीस्ट वन होना चाहिए और किसी की वैल्यू 1 से लीस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 x2 x3 को अपन क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे 1 1 2 ऐसा हो जाए। ठीक है, या फिर 1 2 2 ऐसा हो जाए। इनको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, 2 एक जैसे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू व्हाट, 3 वेज। और यहाँ पे इन वैल्यूज को भी आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों, 2 एक जैसे ऑब्जेक्ट और एक डिफरेंट। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 3 वेज। तो टोटल कितने तरीके से अपन x1 x2 x3 को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, 6 वेज से। क्लियर, चलिए अब अपन y1 y2 y3 के लिए वैल्यूज असाइन करेंगे। यहाँ पे देखो ABC का जो LCM है उसमें s की पावर कितनी है, 4, और SCF में s की पावर कितनी है, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि y1 y2 y3 में से एटलीस्ट 1 4 होना ही चाहिए, साथ ही साथ इनमें से किसी की वैल्यू 4 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि LCM में s की पावर कितनी आ रही है, 4। बात समझ में आई। तो LCM में s की पावर 4 है, इसका मतलब y1 y2 y3 में से कम एक 4 होना चाहिए और किसी की भी वैल्यू 4 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, SCF में s की पावर कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि y1 y2 y3 में से एटलीस्ट 1 को 2 होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ किसी की वैल्यू 2 से लीस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे SCF में s की पावर कितनी आ रही है, 2। ओके, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जैसे 2 2 4। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए 2 3 4, या फिर ऐसा हो जाए 2 4 4। क्लियर, तो यहाँ पे अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन वैल्यूज को, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एंड दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस से। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 3। ओके, यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल बेस से, क्योंकि तीनों वैल्यूज कैसी हैं, डिफरेंट। ठीक है ना, तो दिस इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू व्हाट, 6। यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज कितने तरीके से अरेंज होंगी आपस में, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, तो यहाँ पे अपन y1 y2 y3 को टोटल कितने तरीके से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, 12 वेज से। ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 x3 को टोटल कितने तरीके से अपन वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, 6 वेज से। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अपन z1 z2 z3। ठीक है, अब देखो ABC का जो LCM है उसमें t की पावर कितनी है, 2, और SCF में t की पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे LCM में t की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 Z2 Z3 में से कम एक को 2 होना ही पड़ेगा। ठीक है, और किसी की भी वैल्यू 2 से एक्सीड भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे SCF में t की पावर 1 है, ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी ना अपने को। तो यहाँ पे क्या होगा कि तीनों में से कम एक को 1 होना पड़ेगा, साथ ही साथ 1 से कोई लीस्ट नहीं होना चाहिए, 1 से कोई छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर SCF चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए, तो यहाँ पे अपन कितने तरीके से वैल्यू डिजाइन कर सकते हैं, जैसे 1 2 2 या फिर 1 1 2। क्लियर, और ये तीनों वैल्यूज आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 बेस। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ABC इक्वल्स टू
तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 12 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 432। तो यहाँ पे ABC के टोटल कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं? 432, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट AB आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सच दैट देयर LCM इज 166,320 एंड SCF इज 792, ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स AB, ठीक है। तो यहाँ पे AB के टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे 166,320 इसको अपन लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, 2 की पावर 4 3Q इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, क्लियर। नेक्स्ट नंबर है आपका 792, इसको लिखेंगे अपन 2Q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, क्लियर। अब देखिए अब अपने को क्या गिवन है, LCM ऑफ AB कितना दे रखा है, 166,320 इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 4 3Q इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। साथ ही साथ और क्या गिवन है, SCF ऑफ AB इक्वल्स टू 792 इक्वल्स टू 2Q 3 स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो A एंड B होंगे वो किस टाइप के होंगे, लेट A इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर x1 3 रेज़ टू द पावर y1 5 रेज़ टू द पावर z1 7 रेज़ टू द पावर w1 इंटू 11 रेज़ टू द पावर u1, ठीक है। अब यहाँ पे जो b होगा वो भी इसी टाइप का होगा, 2 रेज़ टू द पावर x2 3 रेज़ टू द पावर y2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर z2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर w2 इंटू 11 रेज़ टू द पावर u2, ठीक है। अब देखिए LCM ऑफ AB क्या दे रखा है, 2 की पावर 4 3Q इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। और SCF कितना दे रखा है, 2Q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, ओके। अब देखो LCM में अपने को 2 की पावर 4 चाहिए, तो x1 x2 में से दोनों में से एटलीस्ट 1 को 4 होना पड़ेगा, साथ ही साथ दोनों में से कोई भी जो है 4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट SCF क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो SCF में 2 की पावर कितनी है, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 में से दोनों में से एटलीस्ट 1 को 3 होना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई x1 x2 में से 3 से लीस्ट नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में, x1 x2 में से कोई भी 3 से लीस्ट नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 को 3 होना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन इसमें चलेंगी 3 की पावर्स में। यहाँ पे LCM में 3 की पावर कितनी है, 3। इसका मतलब क्या है कि y1 y2 में से दोनों में से एटलीस्ट 1 को 3 होना पड़ेगा, और साथ ही साथ 3 से कोई एक्सीड नहीं करना चाहिए, ओके। SCF में क्या है, 3 की पावर 2, ओके। तो y1 y2 में से दोनों में से एटलीस्ट 1 को 2 होना पड़ेगा, और 2 से कोई लीस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है LCM में, और SCF में क्या है, 5 की पावर 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 Z2 में से एटलीस्ट 1 को 1 होना पड़ेगा, और 1 से कोई एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि LCM में 5 की पावर कितनी है, 1, ओके। SCF में क्या है, 5 की पावर 0। इसका मतलब इन दोनों में से एटलीस्ट 1 को 1 होना पड़ेगा, 1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ SCF में 5 की पावर 0 है, तो एटलीस्ट 1 को 0 होना पड़ेगा, और 0 से कोई लिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ पे 7 की पावर में देखते हैं, तो LCM में 7 की पावर कितनी है, 1, और SCF में 7 की पावर 0। इसका मतलब LCM में 7 की पावर 1 है, तो W1 W2 में से कम एक को 1 होना पड़ेगा, और 1 से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 1 रहना चाहिए।
एचसीएफ में 7 की पावर 0 है, इसका मतलब W1 W2 में से कम किसी एक को 0 होना पड़ेगा और 0 से कोई लिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए एलसीएम में 11 की पावर कितनी है 1। ओके, तो U1 U2 में से कम एक को 1 होना पड़ेगा, साथ ही साथ U1 U2 में से कोई भी 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, एलसीएम में भी क्या है 11 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ कि U1 U2 में से कम एक को 1 होना पड़ेगा और कोई 1 से लिस्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इन सब को वैल्यूज असाइन करते हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2 w1 w2 u1 u2, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इनके लिए जरा देखते हैं। अब देखिए जैसे x1 x2 की बात करें तो यहाँ पे एलसीएम में पावर 4 है और एचसीएफ में पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कम से कम ये 3 होना चाहिए और अधिक से अधिक 4, या फिर ऐसा हो जाए ये 4 ये 3 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल 2 वेज आ रहे हैं इनको वैल्यूज असाइन करने के, ठीक है। फिर उसके बाद आइए y1 y2 में, यहाँ पे एलसीएम में 3 की पावर 3 है और एचसीएफ में 3 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट 3 लीस्ट 2, तो 3 2 2 3, तो यहाँ पर भी क्या है 2 वेज, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका Z1 Z2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Z1 जो पावर है वो 5 की पावर है और Z2 यहाँ पे 5 की पावर है, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 और एचसीएफ में 5 की पावर 0, तो देखिए 1 0 0 1, ये यहाँ पर भी कितने हैं आपके 2 वेज। तो Z1 Z2 को जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो 2 तरीके से कर सकते हैं ना, 1 0 0 1, ऐसे ही y1 y2 को अपन 2 तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो 3 2 या फिर 2 3। ऐसे x1 x2 को यहाँ पे 2 तरीके से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, 3 4 या 4 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका W1 W2 W1 W2, यहाँ पे W1 W2 क्या है 7 की पावर, एलसीएम में 7 की पावर कितनी है 1 और एचसीएफ में 7 की पावर कितनी है 0, ठीक है। तो देखिए 1 0 0 1, तो यहाँ पे भी क्या है आपके, तो W1 W2 को टोटल 2 तरीके से अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 1 0 और 0 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट U1 U2। अब देखिए U1 U2 आर द पावर्स ऑफ 11 इन A एंड B। ओके, अब एलसीएम में 11 की पावर 1 है और एचसीएफ में भी 11 की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 वे, सिर्फ एक ही तरीका है वैल्यू असाइन करने का, तो दोनों को अपन क्या दे सकते हैं 1 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 की पावर कितनी है एलसीएम में 1 और एचसीएफ में कितनी है 1, तो जब एलसीएम में 11 की पावर 1 है तो U1 U2 में से कम एक को 1 होना पड़ेगा और 1 से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एचसीएफ में 11 की पावर कितनी है 1, इसका मतलब क्या हुआ कि U1 U2 में से एटलीस्ट 1 को 1 होना पड़ेगा और 1 से कोई लिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी U1 U2 के लिए। ओके, नाउ total number of ordered pairs AB इक्वल्स टू, तो इन सभी वेज को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 16। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई क्यों होंगे, क्योंकि सबको अपन यहाँ पे x1 x2 को अलग वैल्यूज देंगे, ठीक है ना, एंड y1 y2 को भी वैल्यूज असाइन करेंगे, एंड Z1 Z2 को वैल्यूज असाइन करेंगे, एंड W1 W2 को वैल्यूज असाइन करेंगे, एंड U1 U2 को वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो सारी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे अपने को AB के 16, क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ABC वेयर ABC लेस देन और इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ABC बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, सच दैट 2 की पावर A प्लस 3 रेस्ट टू द पावर B प्लस 5 रेस्ट टू द पावर C इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ABC के टोटल कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स पॉसिबल हैं जिनके लिए
ये जो नंबर है 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b प्लस 5 की पावर c, ये किसका मल्टीपल हो जाए, 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्या आगे बना है, ए बी सी लेस देन इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, साथ ही साथ ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये अपने को गिवन है। नाउ अब देखिए 2 रेस्ट टू द पावर a प्लस 3 रेस्ट टू द पावर b प्लस 5 रेस्ट टू द पावर c, ये हमें 4 का मल्टीपल लेके आना है। तो देखिए 2 की पावर a, 3 की पावर b को लिखेंगे 4 माइनस 1 की पावर b, और 5 की पावर c को लिखेंगे 4 प्लस 1 की पावर c। ठीक है, ओके। नाउ दिस इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर a प्लस ये हो जाएगा 4 लैम्डा 1 प्लस माइनस 1 की पावर b, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा 2 प्लस 1 की पावर c, लाइक दिस। ठीक है ना। अब देखिए जब इसको अपन बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो जो सेकंड लास्ट टर्म तक जो टर्म्स होंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, और लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस 1 की पावर b। ऐसे ही जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगा तो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक 4 के मल्टीपल होंगे, तो उसको अपन लिखेंगे 4 लैम्डा 2 प्लस लास्ट टर्म की पावर c। ठीक है, नाउ दिस इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर a, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिला के 4 का मल्टीपल बनना है, तो इसको लिखेंगे अपन 4 लैम्डा प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 की पावर b प्लस 1 की पावर c कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 को 4 कॉमन निकाल के लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को हमने एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा। ओके, अब देखिए ये पूरा क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल्स टू 1, अगर a 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और हमें ये पूरा नंबर किस, जब यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये पूरा नंबर हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का मल्टीपल चाहिए। तो 4 का मल्टीपल होने के लिए ये 2 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये 4 का मल्टीपल है ये टर्म, तो मतलब अपने को यहाँ पे और क्या चाहिए 1 मिल जाए यहाँ से। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो ओवरऑल 4 का मल्टीपल बन जाएगा ना पूरा नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देन b मस्ट बी एन even integer and c can be any integer। ठीक है, तो यहाँ पे b को इवन इंटीजर होना पड़ेगा, और c तो कुछ भी हो, c पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ए बी सी इक्वल्स टू, तो इस केस में कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे आपके, ए की वैल्यू तो 1 फिक्स हो चुकी है 1 इंटू बी इवन होना चाहिए, तो 1 से लेके 10 तक कितनी इवन वैल्यूज पॉसिबल है 2 4 6 8 10 5। ठीक है, इंटू ये कह रहा है सी कैन बी एनी इंटीजर, तो सी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50। ओके, नाउ केस 2, व्हेन a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, a क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो उस केस में 2 की पावर a जो होगा वो 4 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे b को इवन करेंगे तो ये 1 प्लस 1 बनेगा 2, तो ये दोनों टर्म तो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो इसको अपन 4 के प्लस 2 टाइप का नंबर बन जाएगा ना ये, लेकिन ओवरऑल जो नंबर बनेगा वो 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर को 4 का मल्टीपल होने के लिए b को यहाँ पे ऑड इंटीजर होना पड़ेगा। अगर b ऑड इंटीजर हो जाएगा तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इस केस में ये
4 का मल्टीपल बन ही चुका है और ये 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए b मस्ट बी एन ऑड इंटीजर एंड c कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है। c यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो देखिए सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ABC इक्वल्स टू, तो यहाँ पे A की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 9, 2 से लेके 10 तक, ठीक है ना। तो A की वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे 9, B की कितनी 5 और C की कितनी पॉसिबल है यहाँ पे 10। तो ये हो जाएगा आपका 450, ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ABC इक्वल्स टू केस 1 प्लस केस 2। तो दोनों केसेस में जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स निकल के आए उनको अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये कितना है 50 प्लस 450 इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे टोटल ABC के 500 ट्रिपलेट्स बनेंगे, जिनके लिए ये जो नंबर है 2 की पावर A प्लस 3 की पावर B प्लस 5 की पावर C क्या हो जाए 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेट x1 x2 x3 अप टू xk आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। इफ समेशन फ्रॉम 1 to k xi इक्वल्स टू 93 and summation from 1 to k 1 upon xi equals to 93 upon 50, then the value of k is, ठीक है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी वो अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं जरा इसको। देखिए अपने को गिवन है समेशन फ्रॉम 1 to k xi, इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk इक्वल्स टू वॉट 93, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 से लेके k तक पुट करते जाएंगे और जो टर्म्स मिलेंगे उनको अपन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट समेशन क्या है, समेशन फ्रॉम 1 to k 1 अपॉन xi इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन xk इक्वल्स टू कितना के बने ये 93 अपॉन 50। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे n के कितने डिवाइजर्स हैं टोटल k, हियर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू k, कौन कौन से x1 x2 x3 xk, ठीक है ना। तो यहाँ पे n के टोटल k डिवाइजर्स हैं। अब देखो अब इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से अपने को पहले तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन k फाइंड करेंगे, बिकॉज हियर k इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे n के टोटल कितने डिवाइजर्स हैं, ठीक है, और वो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे k के। क्लियर। तो देखते हैं अब इन रिलेशन की हेल्प से कैसे फाइंड किया जाए n। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे लेट n इक्वल्स टू 6 कोई नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6 के ये पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, टोटल कितने हैं 4, ओके। अब जैसे अगर हम इनका रेसिप्रोकल करके ऐड करें 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है ना। इन डिवाइजर्स को मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल करके ऐड किया है।
जब यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, मतलब नंबर n के इक्वल आएगा यहाँ पे एलसीएम। और ऊपर यहाँ पे देखिए क्या आएगा 6 + 3 + 2 + 1, ठीक है। और ऊपर क्या आ रहा है डिवाइजर्स का सम, गेटिंग इट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइजर्स के रेसिप्रोकल का सम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये डिवाइजर्स के रेसिप्रोकल का सम है, तो जब यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे n के इक्वल। तो देखिए 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 + 1/xk इक्वल्स टू ये हो जाएगा x1 + x2 + x3 + xk। ऊपर डिवाइजर्स का सम, नीचे नंबर n जिसके ये डिवाइजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस रिलेशन की हेल्प से समझेंगे अपन इसको, ठीक है ना। तो इसी से रिलेट किया है ना मैंने उसको। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना आपकी इक्वेशन 2 की, तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगी x1 + x2 + x3 अप टू + xk/n इसके इक्वल होगी, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल दे रखी है यहाँ पे 93/50, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए x1 + x2 + x3 अप टू + xk किसके इक्वल है 93 के। तो ये हो जाएगा आपका 93/n = 93/50, क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा 50। तो 50 को लिखेंगे अपन 25 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 5², ठीक है। n को हमने कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया ना 2 × 5²। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + 1 × 2 + 1। मान लो यहाँ पे ये α1 है, α1 की वैल्यू कितनी है 1, α2 की वैल्यू कितनी है 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे α1 + 1 × α2 + 1, ठीक है ना। तो 1 + 1 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है। और k क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट k, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन x = 20 × 19 × 18 × 17 अप टू 11, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट में लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए x = दे रखा है 20 × 19 × 18 अप टू 11, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, तो 20 × 19 × 18 × 11 × 10 × 9 × 8 × 1, 1 से लेके 10 तक ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उतना ही अपन क्या करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 × 9 × 8 × 1, ठीक है ना। तो ऊपर बन जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तब अपने को 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल में 2 का लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए e2 20 फैक्टोरियल इक्वल्स टू लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल इक्वल्स टू व्हाट बॉक्स ऑफ 20/2 बॉक्स ऑफ 20/4 प्लस बॉक्स ऑफ 20/8 प्लस बॉक्स ऑफ 20/16। नेक्स्ट टर्म क्या होगा बॉक्स ऑफ 20/32, ठीक है ना। तो वो जो नंबर होगा बॉक्स के अंदर वो 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, तो बॉक्स क्या बना देगा उसको 0। तो यहाँ से आगे के जो टर्म्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे बॉक्स के अंदर 10 होगा, 10 अपने आप में एक इंटीजर है तो वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे बॉक्स के अंदर 5, तो 5 एज इट इज़ बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स क्या बना देगा उसको
2, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल में 2 का लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 18, ओके। चलिए अब उसके बाद e2 इन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, तो दिस इक्वल्स टू वर्क्स ऑफ 10/2 10/2 स्क्वायर प्लस 10/2 क्यूब। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 10/2⁴ मतलब 16, तो 10/16 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, तो बॉक्स क्या बना देगा उसको, 0। तो यहां से आगे के जो भी टर्म्स होंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर 5 एच इज बाहर निकलेगा, 10/4 तो 2 पॉइंट समथिंग, बॉक्स उसको 2 बना देगा, 10/8 ठीक है 1 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स उसको 1 बना देगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी निकली, 18, और नीचे कितनी निकली, 2 की पावर 8। जब ऊपर जाएगी तो कितना बचेगा ओवरऑल, भाई ओवरऑल नंबर भी बताना है ना अपने को, तो 2 का लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 - 8 मतलब 10, ठीक है। नाउ लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन x इक्वल्स टू 18 - 8 इक्वल्स टू 10, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल x में 2 का जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा, 10, मतलब इस प्रोडक्ट से अपन ओवरऑल 2 की पावर 10 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन 17 फॉर विच n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 फैक्टोरियल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 49, ठीक है, इज। तो यहाँ पे n की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए n इज लेस देन 17 एंड n बिलोंग्स टू I पॉजिटिव, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 1 2 3 4 16, ये वैल्यूज होंगी यहाँ पे n की। अब इनमें से n की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 फैक्टोरियल 49 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना, वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये n फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ से n फैक्टोरियल बाहर निकाल देते हैं, देश तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 2, यहाँ से n प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा वहाँ पे n प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और दिस इक्वल्स टू व्हाट 49 लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर होगा क्योंकि ये जो है आपका किसका मल्टीपल है 49 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि 49 जो होगा या तो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा या फिर n प्लस 2 का होल स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। हियर 49 विल डिवाइड इधर n फैक्टोरियल और n प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए केस फर्स्ट, when 49 divides n फैक्टोरियल। अब देखो 49 n फैक्टोरियल को कब डिवाइड करेगा, जब n फैक्टोरियल में 7 × 7 7 स्क्वायर छुपा होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये 49 का मल्टीपल कब मिलेगा, मतलब इसमें 7 की पावर 2 कब मिलेगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक है, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक तो 7 का भी मल्टीपल नहीं मिलेगा अपने को। जब n 7 होगा तो 7 फैक्टोरियल मतलब एक 7 मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे 2 7 कब मिलेंगे, जब n की वैल्यू 14 से स्टार्ट होगी। जब ये 14 फैक्टोरियल होगा तो एक तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा, एक 14, तो 14 में से एक 7 निकल जाएगा, तो ओवरऑल 49 बाहर निकल जाएगा ना इसमें से, ठीक है। हियर n must be 14, 15, 16। तो यहाँ पे n की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन सी, 14, 15, 16, ठीक है। ओके, केस सेकेंड, when 49 divides n plus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 7 विल डिवाइड n plus 2। अगर 49 n plus 2 का होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 किसको डिवाइड करेगा, n plus 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। और 7 n plus 2 को जब डिवाइड करेगा तो n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू लीस्ट वैल्यू 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 12, ठीक है, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 21 होना चाहिए, तो 21 के लिए इसको 19 होना पड़ेगा n को, तो n की वैल्यू अपने पास हाईएस्ट कितनी है 16, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन आगे नहीं जा सकते। नाउ फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट 5। तो n की यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं 1 से 16 में, जिसके लिए दिस एक्सप्रेशन विल बी मल्टीपल ऑफ 49। क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 30, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो 30 से छोटी होंगी, 0 से ग्रेटर होंगी, ठीक है। सच दैट बॉक्स ऑफ एक्स वाई 3 प्लस बॉक्स ऑफ 3x/2 प्लस बॉक्स ऑफ y/2 प्लस बॉक्स ऑफ 3y/4 इक्वल्स टू 11x डिवाइड बाई 6 प्लस 5/4 इंटू वाई, ठीक है ना। वेयर दिस स्टैंड्स फॉर GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। एंड बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई के ऐसे टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं वो 30 से छोटी, 0 से बड़ी होंगी, ओके। और यहाँ पे अपने को रिलेशन दे रखा है बॉक्स ऑफ x/3 बॉक्स ऑफ 3x/2 प्लस बॉक्स ऑफ y/2 प्लस बॉक्स ऑफ 3y/4 इक्वल्स टू 11x डिवाइड बाई 6 प्लस 5/4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स वो बॉक्स की फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड इस फॉर्म में दे रखी है। अगर हम फॉर अ टाइम बिंग ये देखें कि अगर x/3 प्लस 3x/2 को ऐड करें तो वो जो सम आ रहा है वो आ रहा है 11x/6। देखिए कैसे, x/3 प्लस 3x/2, 6 से एलसीएम ले लो यहाँ पे, 2x प्लस 9x इक्वल्स टू 11x/6, ठीक है। ऐसे ही y/2 प्लस 3y/4, यहाँ पे आप 4 एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 5y/4। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे x/3, 3x/2, y/2, 3y/4 सब इंटीजर्स हो जाएं तो ये एज इट इज़ बाहर निकल जाएंगे, और एज इट इज़ बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसके इक्वल आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो देखिए नाउ फॉर इक्वेशन 1 टू बी होल्ड वी मस्ट हैव x/3, 3x/2, y/2, 3y/4
बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सभी क्या होने चाहिए यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है ना। अगर ये सब इंटीजर होंगे तो एज इट इज बाहर निकल जाएंगे ना बॉक्स से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x/3 3x/2 ये क्या है, दोनों इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हियर x मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 6। अगर x 6 का मल्टीपल हो जाए तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 6 12 18 24, नेक्स्ट 30 होगी, लेकिन क्या है x 30 से छोटा है, तो यहाँ पे x की 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए y/2 3y/4 ये भी दोनों क्या हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स कब इंटीजर होंगे, जब यहाँ पे y4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखिए हियर y मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे y को 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू व्हाट, 4 8 12 16 20 24 28। तो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे y की, 7, ठीक है ना। x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, 4। अब देखो x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू है, 7, तो 7 ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। फिर दूसरी वैल्यू पे भी कितने मिलेंगे, 7 ऑर्डर पेयर्स, और तीसरी पे भी 7 और चौथी पे भी 7 ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इक्वल्स टू 4 × 7 इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे एक्स वाई के टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं, 28, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स एक्स वाई सच दैट 1/x + 1/y = 1/2007, ठीक है ना, वेयर x लेस देन y। मतलब हमें वो ऑर्डर पेयर्स चाहिए जिसमें x लेस देन y हो, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे x एंड y की जो वैल्यूज हैं उस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। देखिए अपने को रिलेशन गिवन है 1/x + 1/y = 1/2007। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x + y 2007 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो 2007 x इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 2007 y, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस 2007, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है 2007x माइनस 2007 का होल स्क्वायर, माइनस इतना करेंगे प्लस उतना ही ऐड करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये 2007x माइनस 2007, ठीक है, प्लस 2007 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस 2007, ठीक है। चलिए इसको उधर ले जाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2007 इंटू वाई माइनस 2007, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे, और दिस इक्वल्स टू व्हाट 2007 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 2007 को लिखेंगे अपन 3² इंटू 223, ठीक है। ये 2007 की कैनोनिकल फॉर्म हो गई आपकी, ओके। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 2007 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3⁻⁴ इंटू 223 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने ऑर्डर पेयर्स होंगे एक्स वाई के, तो वो किसके इक्वल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ दिस, ओके। और कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स पॉसिबल हैं यहाँ के, तो 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो दिस इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 15 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं अपने को। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इन 15 ऑर्डर पेयर्स में 7 ऑर्डर पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें x लेस देन y होगा, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। एक ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जिसमें x इक्वल्स टू y होगा, मतलब दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, इक्वल। और रिमेनिंग 7 ऑर्डर पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें x ग्रेटर देन y होगा, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट। इस ऑर्डर पेयर में यहाँ पे जो x होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होगा और y क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को 3 टाइप्स के ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं। 7 कैसे हैं जिनमें x लेस देन y होगा, एक ऑर्डर पेयर कैसा है, x इक्वल्स टू y होगा, और 7 ऑर्डर पेयर्स कैसे होंगे जिसमें x ग्रेटर देन y होगा। तो अपने को कौन से ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें x लेस देन क्या है, y, ठीक है। तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई इक्वल्स टू 7, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो 15 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं उनमें 7 ऑर्डर पेयर्स ऐसे होंगे जिसमें x लेस देन y होगा, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। एक ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जिसमें x इक्वल्स टू y, मतलब दोनों कंपोनेंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और रिमेनिंग 7 कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट, दैट इज x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मतलब के कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें x लेस देन y होगा, और वो कितने होंगे यहाँ पे, 7, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई इक्वल्स टू 7, ओके। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेट n इक्वल्स टू 2011 इंटू 2012, ओके, एंड m बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स एक्स वाई, ठीक है ना, सच दैट x ग्रेटर देन y एंड 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/n, ओके। फिर उसके बाद द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। फिर उसके बाद m की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके डिजिट्स का अपने को सम फाइंड करना है। चलिए देखते हैं जरा इसको। देखिए पहले अपन क्या करते हैं, इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2011 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 503, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2011 नंबर है ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और ये जो 503 नंबर है ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनको अपन फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 503 इंटू 2011, ठीक है। तो ये हमारा n का कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ओके। अब देखिए अपने को एक रिलेशन दे रखा है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/n। दिस इम्प्लाइज nx प्लस ny इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज nx इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस ny, ठीक है। चलिए इसको इधर ले लेते हैं, nx इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे अपन y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस n, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, nx माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू एक्स माइनस n, और ये हो जाएगा आपका n इंटू एक्स माइनस n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस n, ठीक है। अब इसको अपन इधर ले जाएंगे तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, x माइनस n इंटू
y माइनस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। क्लियर? इसको अपन इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ ordered pairs xy equals to total number of positive divisors of n स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिएगा n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 503 का होल स्क्वायर इंटू 2011 का होल स्क्वायर। ये आपका एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे इसके 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। ठीक है, देखिए इसको अपन क्या अज्यूम करेंगे α1, इसको α2 और इसको α3। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट α1 + 1 इंटू α2 + 1 इंटू α3 + 1। ठीक है ना? तो ये अपन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इक्वल्स टू 5 × 3 × 3 एंड दिस इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अपने को कितने ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं 45। अब देखिए इन 45 ऑर्डर पेयर्स में फॉर 22 ordered pairs x greater than y होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट। ओके, फॉर 1 ordered pair क्या होगा x = y। ठीक है, एंड फॉर रिमेनिंग फॉर 22 ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होगा x इज लेस देन y, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। ठीक है ना? तो अपने मतलब के कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे 45 में 22। कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे यहाँ पे 22। ठीक है ना? नाउ तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है इसमें द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m। ठीक है ना? तो देखिए तो m की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 22 आ रही है। ओके, नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m इक्वल्स टू 2 + 2 = 4। m की वैल्यू 22 है। ठीक है ना? तो उस 22 के डिजिट्स का सम कितना होगा 2 + 2 = 4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। क्लियर? तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म x³ + ax² + bx + c विच आर डिविजिबल बाई x² + 1 वेयर abc बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू 10। ओके, ये अपने आप में एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो ये जो ए बी सी हैं वो इस सेट में बिलोंग करते हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है इस 10 के मतलब इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने हैं 10 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इसको। लेट मैं इस पॉलिनोमियल को पहले f(x) अज्यूम कर लेता हूँ x³ + ax² + bx + c। क्लियर? अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है वो x² + 1 से डिविजिबल है, तो x² + 1 को अपन फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x + i इंटू x - i। ठीक है ना? और यहाँ पे i इक्वल्स टू व्हाट √(-1). ये अपने आप में एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये जो f(x) है वो x² + 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ इसके दो फैक्टर क्या हैं x + i इंटू x - i। तो इसका मतलब ये जो f(x) होगा
वो x प्लस आयोटा से भी डिविजिबल होगा एंड x माइनस आयोटा से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ fx इज डिविजिबल बाई x माइनस अल्फा देन f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ऑल्सो इफ fx इज डिविजिबल बाई x प्लस अल्फा देन f ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, नाउ f ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये x प्लस अल्फा टाइप का फैक्टर है और fx यहाँ पे x प्लस आयोटा से डिविजिबल है, तो f ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे fx x माइनस आयोटा से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब f ऑफ आयोटा भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ओके, तो चलिए इसमें x को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। तो देखिए माइनस आयोटा का होल क्यूब a इंटू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर b इंटू माइनस आयोटा प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x के पे आयोटा पुट करते हैं, तो आयोटा क्यूब प्लस a आयोटा स्क्वायर प्लस b आयोटा प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको आई नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, आयोटा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात यह है, जैसे आयोटा क्यू को लिखेंगे अपन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आयोटा। यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा। दूसरी बात यह है कि ये आयोटा स्क्वायर बनेगा तो वो हो जाएगा -1, तो माइनस a, और यहाँ पे माइनस b आयोटा प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, 1 माइनस b इंटू आयोटा प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। ओके, तो 0 को लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0। 0 क्या लिखेंगे अपन, 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि ये x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में, तो ये भी x प्लस आयोटा वाई फॉर्म लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेजनरी पार्ट को 0 से कंपेयर कर देंगे, इस रियल पार्ट को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा अपने को, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू a। क्लियर, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या देगा, -1, तो ये हो जाएगा आपका -a प्लस b आयोटा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे अपन b माइनस 1 इंटू आयोटा प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0, और इस 0 को लिखेंगे 0 प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इमेजनरी पार्ट है, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, 0, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0। तो इस रियल पार्ट को इस 0 के साथ कंपेयर कर देंगे अपन। ठीक है, और इस इमेजनरी पार्ट को इस 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा अपने को, b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, c माइनस a इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू a। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में अपने को क्या मिला, यहाँ भी b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू a, और यहाँ भी क्या मिला, b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू a। ओके, नाउ total number of ways to choose ए बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पे b तो 1 फिक्स हो गया अपना। ठीक है, और a इक्वल्स टू क्या है, c, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल्स टू तो c है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग दोनों के सेम ही रहेंगे ना आपके 10, और b यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो नंबर वेज ऑफ चूजिंग b इज 1। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 10। ओके, तो दिस इम्प्लाइज required number of polynomials
इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जो पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं वो कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, 10, और अपने को वहाँ पे क्या दे रखा है 10k इक्वल्स टू 10k, दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा k की वैल्यू कितनी आ रही है 1, क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, लेट x y z, ये कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, ओके, आर द सेट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10 raised to the power 40, 20 raised to the power 30 and 30 raised to the power 20 respectively, okay, then find the sum of the digits of n of x union y union z, ठीक है। तो अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है अपने को, इनको अपन लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 रेस्ट टू द पावर 40 इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 40 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 40, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 20 रेस्ट टू द पावर 30, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 30 इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 60 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 30, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30 रेस्ट टू द पावर 20, इसको लिखेंगे अपन 2 × 3 × 5 रेस्ट टू द पावर 20 इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 20 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 20 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 20। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, HCF ऑफ 10 की पावर 40 20 की पावर 30, इसका HCF निकालेंगे। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेस्ट टू द पावर 40 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 30। फिर उसके बाद HCF ऑफ 20 की पावर 30 30 की पावर 20, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 0, इसमें 3 की पावर 0 है, इसमें 3 की पावर 20 है, तो HCF में क्या मिलेगा 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 20, ठीक है। नेक्स्ट HCF निकालेंगे अपन 10 की पावर 40 30 की पावर 20, ठीक है ना। इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 20 यहाँ 40, तो यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 20, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 20, तो 3 की पावर 0 इंटू यहाँ पे मिलेगा 5 की पावर 20 HCF में, ठीक है ना। फिर उसके बाद HCF निकालेंगे अपन 10 की पावर 40 20 की पावर 30 और 30 की पावर 20, इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो दिस इक्वल्स टू, इन तीनों में 2 की लीस्ट पावर कहाँ है, इस वाले नंबर में, तो 2 की पावर 20 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 20, तो क्या मिलेगा 3 की पावर 0, 5 की पावर 40 30 20 इंटू 5 की पावर 20, ठीक है। तो ये हमने HCF निकाल लिया पेयर वाइज, ओके। अब देखिए NX इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10 रेस्ट टू द पावर 40 इक्वल्स टू, तो 10 की पावर 40 का कैनोनिकल फॉर्म ये है, तो ये हो जाएगा आपका 40 + 1 इंटू 40 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 41 इंटू 41, क्लियर। तो यहाँ पे x के टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स आ रहे हैं 41 इंटू 41, ओके। नेक्स्ट NY, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 20 की पावर 30, ये इसका कैनोनिकल फॉर्म है,
तो इसके डिवाइजर्स हो जाएंगे आपके 60+1 इंटू 30+1 इक्वल्स टू 61 इंटू 31, ठीक है। नेक्स्ट एन जेड, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30⁻20। इसका जो कैनोनिकल फॉर्म है वो ये है। तो देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30⁻20 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएंगे आपके 20+1 इंटू 20+1 इंटू 20+1 इक्वल्स टू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ व्हाट, इन दोनों नंबर्स के, मतलब 10⁻40 एंड 20⁻30, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10⁻40 एंड 20⁻30, ओके। अब देखिए 10⁻40 20⁻30 इन दोनों का HCF कितना है, ये है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40+1 इंटू 30+1 इक्वल्स टू 41 इंटू 31, क्लियर, ओके। नेक्स्ट y इंटरसेक्शन z, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 20⁻30 एंड 30⁻20 इक्वल्स टू, अब देखिए 20⁻30 एंड 30⁻20 दोनों का जो HCF है वो ये आ रहा है 2⁻20 इंटू 3⁻0 इंटू 5⁻20। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 20+1 इंटू 0+1 इंटू 20+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21, क्लियर। नेक्स्ट एन ऑफ जेड इंटरसेक्शन एक्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 10⁻40 एंड 30⁻20, ठीक है। तो 10⁻40 30⁻20 इन दोनों का जो HCF है वो ये हो गया आपका। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे इसके, 20+1 0+1 20+1 इक्वल्स टू 21 इंटू 21, क्लियर, ओके। नेक्स्ट एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ इन तीनों नंबर्स का एक साथ, तो 10⁻40 20⁻30 एंड 30⁻20, ठीक है ना। तो देखिए इनका जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2⁻20 3⁻0 5⁻20। तो यहाँ पे कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे इनके, तो ये हो जाएगा 20+1 0+1 20+1 इक्वल्स टू 21 इंटू 21, ठीक है ना। अब देखिए अपने को वैल्यू फाइंड करनी है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन ऑफ वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन ऑफ जेड इंटरसेक्शन एक्स प्लस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एन एक्स कितना आ रहा है 41 इंटू 41 प्लस एन वाई कितना आ रहा है 61 इंटू 31 प्लस एन जेड कितना है 21 का होल क्यूब माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 31 माइनस नेक्स्ट है आपका 21 इंटू 21 और यहाँ पे जेड इंटरसेक्शन एक्स कितना है -21 इंटू 21 प्लस और यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो ये है आपका 21 इंटू 21, क्लियर।
अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 21 स्क्वायर और ये माइनस को 21 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से 41 कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा 41 माइनस 31, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 61 इंटू 31, और यहाँ पे इन दोनों से ये 21 का होल स्क्वायर, ये 21 का होल क्यूब, तो ये 21 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा 21 माइनस 1। क्लियर। तो देखिए अब ये किसके इक्वल आएगा 41 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 10, ठीक है, और 61 इंटू 31 हो जाएगा आपका 18, 91 प्लस 21 का होल स्क्वायर होता है 441 इंटू 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 410 प्लस 1891 प्लस 2880। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1121, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ठीक है, दिस इक्वल्स टू व्हाट 11121, ये वैल्यू आ रही है। अब अपने को क्या बताना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आई है ना, तो इसके डिजिट्स का सम बताना है अपने को। ओके, तो देखिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर। तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस डैश डैश लगा देंगे और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। सपोज दैट ईच ऑफ 5 पीपल knows exactly one piece of information, okay, and all pieces of information are different, ठीक है। Every time person A phone calls to person B and tells everything what he knows, okay, while B tells A nothing। मतलब A B को कॉल करेगा, जो कॉल करेगा अपनी तरफ से वो उसको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, और दूसरा वाला उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ फोन कॉल्स बिटवीन पेयर्स ऑफ पीपल नीडेड फॉर एवरीवन टू नो एवरीथिंग इज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले आप इसको जो है ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रिफर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे 5 पर्सन्स को हमने डिनोट कर दिया A B C D E से, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें P एंड C नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैसे, जैसे देखो इन सब के पास एक एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे A B C D E। तो क्या हुआ, A ने B को कॉल किया, इसने अपनी इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर दी, लेकिन B ने अपनी इंफॉर्मेशन A के साथ शेयर नहीं की है, ठीक है ना। फिर उसके बाद B के पास 2 इन्फॉर्मेशन हो गई ना यहाँ पे। अब B ने C के साथ शेयर कर दिया, ठीक है ना, लेकिन C अपनी इंफॉर्मेशन B को नहीं देगा, ठीक है। फिर C ने D के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, ठीक है, और D ने E के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे D के पास इन तीनों की इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, लेकिन E की इंफॉर्मेशन नहीं है। और E ऐसा है जिसके पास A B C D चारों की इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि A को B की नहीं पता है, B को C की नहीं पता है, C को D की नहीं पता है और D को E की नहीं पता है, ठीक है ना। तो अभी तक कितने कॉल हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब क्या होगा, E ने D को कॉल किया, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी ना इसको। फिर ये क्या करेगा, ये इसको बता देगा, ये इसको इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और ये इसको शेयर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू व्हाट 4 + 4 = 8।
यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देयर आर 16 सीक्रेट एजेंट्स who each know a different piece of secret information. Okay, they can telephone each other and exchange all the information they know. Okay, after the phone call they both know everything that either of them know before the call. ठीक है, what is the minimum number of phone calls required so that all of them know everything. ठीक है ना, मतलब जो भी उनके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे कितनी मिनिमम फोन कॉल्स होनी चाहिए उनके बीच में कि सबको सबकी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे क्या था, जैसे अगर ए ने बी को कॉल किया तो ए बी को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा लेकिन बी ए को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर ए ने बी को कॉल किया है, ठीक है, तो दोनों अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि इन 16 सीक्रेट एजेंट्स में टोटल कितनी मिनिमम कॉल्स होनी चाहिए कि पूरी इंफॉर्मेशन एक दूसरे की जो है शेयर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए 16 सीक्रेट एजेंट्स, इनको अपन डिनोट कर लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16। ठीक है, ये हमारे पास 16 सीक्रेट एजेंट्स हैं और इन सब के पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको ये शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने को इनके बीच में कितनी मिनिमम फोन कॉल्स होनी चाहिए वो अपने को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, इन सीक्रेट एजेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, उसका रीजन क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। तो एक ग्रुप में 8 और दूसरे ग्रुप में 8। ओके, देखिए जैसे ये ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए में जैसे देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ठीक है ना, तो यहाँ पे A1 से लेके A8 तक जो एजेंट्स हैं अपने, उसको हमने ग्रुप ए में रख लिया। ठीक है, एक ग्रुप बी बनाते हैं अपन। ग्रुप बी में A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 एजेंट्स ग्रुप ए में रखे और 8 एजेंट्स ग्रुप बी में। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मान लो ए ने बी को कॉल किया। ठीक है, तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। यहाँ पे A1 ने A2 के साथ शेयर कर दिया, A2 ने A1 के साथ शेयर कर दिया, फिर इसने इसको कॉल किया। ठीक है ना, तो A2 A3 की इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है यहाँ पे, और इवन A3 को A1 की भी इंफॉर्मेशन पता चल गई यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन A1 को A3 की इंफॉर्मेशन नहीं पता है। आई बात समझ में। यहाँ पे जैसे A1 ने A2 को कॉल किया, दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, फिर A2 ने A3 को कॉल किया, दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि A3 को इन दोनों की पता है लेकिन A1 को A3 की नहीं पता है। ठीक है ना, चलिए इन दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, तो यहाँ पे A4 को जो है इन तीनों की इंफॉर्मेशन पता चल गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ कि A3 को इसकी पता है लेकिन A1 A2 को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। ठीक है ना, तो चलिए ये ऐसे कॉल करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे A7 A8 दो एजेंट्स ऐसे हैं इस ग्रुप में जिनको इस ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन पता है। आ रही बात समझ में। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए A6 को A7 की पता है, इसको पता है, लेकिन A6 को A8 की नहीं पता थी। ठीक है ना, लेकिन A7 A8 दो एजेंट ऐसे हैं यहाँ पे जिनको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है और इस ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन इन दोनों के पास है। ठीक है, ऐसे ही
इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन ये कॉल करते जाएंगे इस तरीके से, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये दो एजेंट ऐसे हैं, इन दोनों के पास इस ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस ग्रुप में अभी तक कितनी फोन कॉल्स हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इस ग्रुप में भी कितनी फोन कॉल्स हो चुकी हैं? 7। तो 14 तो हो चुकी हैं अभी तक, ओके। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे दोनों ग्रुप्स की जो इंफॉर्मेशन है सभी एजेंट्स में शेयर होनी है, ठीक है। मान लो इसने इसको कॉल कर दिया और इसने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो दो फोन कॉल अपने यहाँ पे हो चुके हैं। अब क्या होगा, जैसे A7 को इस ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है ना A7 को, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको और ये इसको, ठीक है। तो ये कॉल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 कॉल्स हो गई यहाँ पे। अब जैसे A8 ने इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन A8 ने इसको बता दी, ठीक है ना, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे, ये इसको बताएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको और ये इसको, क्लियर। तो ये कितनी कॉल हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, ठीक है, 6 ये 12 7 ऑलरेडी हो चुकी हैं और दो फोन कॉल यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 7 + 6 + 2, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट? 28। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप ऐसा करते हैं यहाँ पे कि जैसे A1 A2 A3 A14 A15 A16, ठीक है। मान लो इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको यहाँ पे, तो टोटल कितनी कॉल्स हो चुकी है अभी तक? 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो एजेंट ऐसे हैं जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे A13 को इनकी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे कि ये इसको कॉल कर देगा, ये अगले वाले को, ये इसको और ये इसको। तो इधर से जो कॉल थी टोटल कितनी थी आपकी? 15। तो यहाँ पे हो जाएंगी 15 प्लस, और उधर से जैसे A15 इसको कॉल करेगा, ये इसको इस तरीके से, तो कितनी कॉल हो रही है टोटल? 29, ठीक है। तो मतलब ये कॉल एक्स्ट्रा आ रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मिनिमम कॉल्स के लिए आप क्या करेंगे कि जो एजेंट्स हैं ना उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक ग्रुप में 8 और दूसरे ग्रुप में 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉल्स आएंगी बेसिकली वो कितनी आएंगी? 28, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस क्वेश्चन में PNC नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये टोटल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसी के साथ अपन लेक्चर फिनिश करते हैं।